ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू टाइप्स, है ना। फर्स्ट वन इज पीरियोडिक टेबल in which we have to study about history of the periodic table, है ना, ठीक है। secondly we have to study periodic properties। तो कॉम्पिटिटिव अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है, ठीक। तो हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लेवाइजियर क्लासिफिकेशन। लेवाइजियर ने क्या बोला कि मेटल्स एंड नॉन मेटल में डिवाइड होता है, बट एक तीसरा कैटेगरी आ गया मेटलॉइड्स, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हमें पता चला न्यूलैंड डॉबरिनस ट्रायड, तो उसने ट्रायड बनाए, टोटल 6 ट्रायड ही सक्सेसफुल हुए, बाद में वो भी फेल हो गया, है ना। नेक्स्ट आगे हम बढ़े तो हमें एक मिला न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की थ्योरी। ऑक्टेव की थ्योरी क्या है कि भाई टोटल 20 एटॉमिक नंबर तक उन्होंने इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट्स को रखा, तो 8th जो एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से क्या कर गई, रिजेंबल। एवरी एलिमेंट हैज अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, है ना। नेक्स्ट आगे हम बढ़े लॉदरमेयर कर्व, है ना। लॉदरमेयर एक्चुअली डिजाइन अ कर्व, प्लॉटिंग अ कर्व इन बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास में उन्होंने कर्व को प्लॉट किया और उसी कर्व पर ही उन्होंने सभी एलिमेंट को क्या कर दिया, डिपिक्ट कर दिया, है ना। कि टॉप ऑफ द कर्व पे कौन रहेगा, है ना, टॉप ऑफ द कर्व पर, पीक ऑफ द कर्व में अल्कली मेटल्स रहेंगे, ठीक है। और असेंडिंग ऑफ द कर्व में कौन रहेगा, हमारा हेलोजेंस। डिसेंडिंग ऑफ द कर्व में कौन रहेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और बॉटम ऑफ द कर्व में कौन रहेगा, मेटलॉइड्स, ठीक है, क्लियर। और उन्होंने बोला कि जिस जिस पोजीशन पर जो जो एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। जैसे पीक ऑफ द कर्व पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसी होगी। आए बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स क्या थे लॉदरमेयर के। लॉदरमेयर के ड्रॉबैक क्या थे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, क्योंकि उनके टाइम पे तकरीबन 50 के आसपास एलिमेंट थे, तो 54 के आसपास एलिमेंट थे। लेकिन बाद में फिर एलिमेंट अभी बढ़ेंगे तो हम उसको बहुत मुश्किल होगा उसको याद रखना, ग्राफ को इतना लंबा प्लॉट करना। तो आगे की तरफ लोग, है ना, ठीक है, कदम बढ़ाना शुरू करें कि भाई ये एक ऐसा नहीं है, एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चरल वे है जिससे हम एक एटम्स को, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, ये लंबा नहीं चलने वाला है, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सा अरेंजमेंट है जिस तरह से लॉदरमेयर ने बनाया है, ठीक है। तो आगे जो अगली थ्योरी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो एक्चुअली आज के जो पीरियोडिक टेबल है उसका वो बेस है। आज के टाइम का पीरियोडिक टेबल कैसा है, ग्रुप्स और पीरियड्स के बेसिस पे अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, ठीक है। वो सबसे पहले एलिमेंट किसने किया था, मेंडलीव ने, डिमिट्री मेंडलीव ने, है ना, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट हम उसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और फिर लास्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल आज हम जानते हैं, ठीक है। आज का पीरियोडिक टेबल क्या है, लॉन्ग फॉर्म है, 18 कॉलम वाला है ना। उसके पहले था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोसले ने डिजाइन किया था, उसके पहले है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, एमपीटी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो पुट द नेक्स्ट हेडिंग, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी स्टेटमेंट की, मेंडलीव की स्टेटमेंट क्या थी। स्टेटमेंट कुछ वैसा है, द फिजिकल एंड केमिकल properties of all the elements, the physical and chemical properties of all the elements are periodic function of their correct atomic masses.
द ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो बार बार रिपीट कर रहा है एक टाइम इंटरवल के बाद, पीरियोडिकली, है ना, ठीक है, ठीक है। एक टाइम के बाद अगर कोई चीज, कोई प्रॉपर्टी रिपीट करने लगेगी, दैट इज मीन पीरियोडिसिटी, उसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं सभी एलिमेंट के, वो एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन है किसके, एटॉमिक मासेस के। मतलब मास जो है वो लगातार अपने आप को रिपीट करेगा एक टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है, क्लियर। चले आगे, ठीक। आइए हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ एमपीटी। मेरिट्स मतलब एडवांटेज, इधर वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मतलब उसके पॉजिटिव साइड के बारे में हम देखेंगे। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सबसे पहला जो मेरिट जाता है मेंडलीव का, वो क्या जाता है, ठीक है, ठीक है, ही डिजाइंड, ठीक है, क्लियर, structural manner of structural manner of arrangement of elements in order to groups and periods, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या है, सबसे पहला ये वैज्ञानिक था जिसने प्रॉपर ढंग से एलिमेंट का क्या किया, अरेंजमेंट किया इन ऑर्डर टू ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है। एलिमेंट्स हम ग्रुप्स में रखेंगे और पीरियड्स में रखेंगे। ग्रुप्स किसे कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान हो गया लोगों के लिए कि यार ये अरेंजमेंट अच्छा है, ठीक है। देयर वर 63 एलिमेंट्स, उस समय पर टोटल 63 एलिमेंट नोन थे, ठीक है। अगली बात, ईच ग्रुप्स, या ऐसा लिखेंगे, ईच एलिमेंट्स ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, मतलब प्रॉपर्टी सेम होगी उसकी ग्रुप में। मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टी शोन बाई ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, ठीक है, नोटेड। आगे बढ़े,
फोर्थ, है ना। एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया किसमें, ग्रुप्स और कॉलम्स में। कितने ग्रुप्स थे, कितने कॉलम्स थे, उसकी जानकारी यहां पे अपन डिस्कस करते हैं, है ना। देयर वर एनी केसेस 7 हॉरिजॉन्टल रोज and 8 vertical columns. ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। कितने पीरियड्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, टोटल 7 पीरियड्स थे, और कितने ग्रुप्स थे, टोटल 8, है ना। एक ही ग्रुप में 9 एलिमेंट्स थे, ठीक है, क्लियर। ऐसे नहीं जोड़ते, टोटल हर कॉलम में एक एक एलिमेंट हो, ये जरूरी थोड़ी है, क्लियर। अभी देखते जाओ, आगे बढ़े। देयर वर 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीरियड्स, एंड 8 वर्टिकल कॉलम जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, डन। ठीक है, अब सुनना, फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप टू 7 ग्रुप, टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 8। फ्रॉम 1 to 7 ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, लाइक फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ग्रुप सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ग्रुप थर्ड ए थर्ड बी, एंड सो ऑन टिल 7th ए 7th बी। बात समझ में आ रही। तो पहले से लेकर 7वें तक ये जो ग्रुप्स थे वो अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड थे। सब ग्रुप ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एस या पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और सब ग्रुप बी को क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक। क्लियर ना। तो टोटल कितने ग्रुप्स थे, 8। फर्स्ट से 7th तक जो थे वो सब ग्रुप्स में डिवाइड थे, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, ठीक है। लेकिन 8वें वाला जो ग्रुप था उसमें कोई सब ग्रुप्स नहीं थे, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 9। क्लियर है, टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 9। तो आइए उसको भी लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 है ना, ईच ग्रुप्स फ्रॉम फर्स्ट टू 7, रोमन नंबर में लिखते हैं, डिवाइडेड into 2 subgroups। ठीक है, सब ग्रुप, नो सब ग्रुप्स क्लियर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे फर्स्ट ग्रुप है उसके 2 सब ग्रुप्स थे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, है ध्यान में। इन अ सिमिलर वे अगर मेरे पास कोई सेकेंड ग्रुप है तो वो उसके अंदर 2 सब ग्रुप है, सेकेंड ए सेकेंड बी। ऐसे ही थर्ड सब ग्रुप है, थर्ड ए और थर्ड बी, ऐसे चलता रहेगा। और कहां तक, 7 तक। सेवन ए 7 बी। क्लियर, अरे यार क्लियर है, ठीक है। कुछ इस तरह से ध्यान से देखो। अब इसमें ए क्या है बी क्या है वो समझते हैं, ठीक है, क्लियर। देखो इसमें जो ए है और जो बी है उसको क्या कहते हैं वो देखें। ए को कहेंगे हम लोग नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव
एलिमेंट्स, क्या बोलेंगे, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सर ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता है बेटा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कोई अगर आपसे पूछे नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कलेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्लियर है। एस या पी ब्लॉक क्यों ऐसा कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में अगर कोई फंक्शन हुआ है ना, तो घर के दरवाजे पे कौन रहता है, आप रहोगे या आपके जो घर के बड़े हैं वो रहेंगे, जो ग्रैंड लोग हैं वो रहेंगे, या आप रहोगे, घर के बाहर आप थोड़ी रहोगे। लोगों का स्वागत कौन करता है, जो बड़े होते हैं वो स्वागत करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे घर के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं। एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, बैंक मैनेजर जो है रिप्रेजेंटेटिव है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो पूरे पीरियोडिक टेबल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मैक्सिमम कंपाउंड इन्हीं के देखे जाते हैं, समझ रहे हो, एज कंपेयर टू डी एंड एफ। इसीलिए नाम क्या दे दिया गया, नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो सब ग्रुप बी को क्या कहा जाता है, सब ग्रुप बी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो सब ग्रुप बी में एलिमेंट्स को फिल किया गया किसे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक। क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखना है अपने को, नंबर 1 है ना। तो मेंडलीव ने सब ग्रुप ए में किसे भरा होगा, एस या पी ब्लॉक को भरा होगा, और ये जो सब ग्रुप बी है उसमें मेंडलीव ने किन एलिमेंट्स को प्लेस किया होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, राइट। इस तरह चलता गया फ्रॉम 1st to 7। अब सवाल है ये सर 8वें वाले ग्रुप में कौन होगा, तो 8वें वाले ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट्स थे, कितने, 9। देयर वर 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 8th ग्रुप विदाउट एनी सब ग्रुप। ठीक है, नोट कर लिया इसको, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब अपन बात कर लेते हैं 8th ग्रुप की। ठीक है, 8th ग्रुप, ठीक है। अब देखें ये सारे हमारे 9th ग्रुप के हैं, तो इसमें आप जानते हैं इसका नाम क्या है, पैलेडियम, प्लेटिनम, दिस इज ऑस्मियम, दिस इज इरेडियम, सारे डी ब्लॉक हैं और सारे मेटल हैं। आरयू मीन्स रुथेनियम, ठीक है। आरएच का मतलब है रोडियम, दिस इज कोबाल्ट, एंड लास्ट निकल। क्लियर, ये भी लिख लेते हैं, क्या यही है सारे ट्रांजिशन, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के राइट हैंड साइड पी ब्लॉक होता है, उसमें नॉन मेटल्स हैं, और डी ब्लॉक के लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक होता है, उसमें सारे मेटल्स हैं। तो एक मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम जा रहे हैं तो एक होल ट्रांजिशन हो रहा है, या फिर नॉन मेटल से मेटल की तरफ जाएंगे तो होल ट्रांजिशन हो रहा है। दैट इज वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सेड टू बी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, राइट। और ट्रांजिशन करने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अनपेड। तो जिनके पास एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। तो उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी, कौन कौन से, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों डी ब्लॉक तो हैं बट तीनों ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ट्रांजिशन करने के लिए क्या चाहिए,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, ट्रांजिशन का मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, ये ट्रांजिशन है। वो करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। ट्रांजिशन करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते, ठीक है। ठीक है, तो चाहेंगे तो अपन लिखना चाहे लिख सकते हैं इस चीज को। ऑल डी ब्लॉक elements are said to be transition metals। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट नेचर में क्या है, मेटल है, कोई नॉन मेटल नहीं है। ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट, अब यहां इंपॉर्टेंट चीज, तो ये आप ध्यान में रखो। ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है, तो ये कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर जाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना भी तो चाहिए। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दे आर सपोज टू बी स्टेबल, सो दे डोंट नीड टू ट्रांजिशन। ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी ट्रांजिशन बिकॉज दे आर अनस्टेबल। सो इन सर्च ऑफ पेयरिंग वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। इनके पास नहीं है जिंक, 3d10 है ना बेटा, 3d10, कैडमियम 4d10, मरकरी 5d10 पूरा भरा हुआ है। डी में कितने फिल कर सकते हो, मैक्सिमम 10। तो जिंक 3d10 है 4s2, कैडमियम 4d10 5s2, मरकरी 5d10 6s2, ऑल आर कंप्लीटली फिल्ड, दे डोंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। है ना मेटल, मेटल है बट ट्रांजिशन नहीं है। मैं कहता रहा हूँ दे आर डी ब्लॉक बट नॉट ट्रांजिशन। मतलब सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन है ये बात जरूरी नहीं है, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक। आया बात समझ में, ऑल डी, क्योंकि ये भी तो डी ब्लॉक हैं बट ये ट्रांजिशन नहीं है ना। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑलवेज डी ब्लॉक। For transition at least one unpaired electron should be required. Okay? चले आगे। ठंड लग रही है क्या, एसी ऑफ कर, बंद कर दूं? नहीं सर, है ना, मीठा ठंड लग रहा है सर, हमें एसी बंद नहीं करना है। मतलब ठंड लग रही है लेकिन सर मंजूर नहीं। हो गया, डन, नोट कर लिया? ठीक है, समझते जा रहे हो ना साथ साथ।
हाँ वो जरूरी है, ठीक है, ठीक है पारस। तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? टोटल 5 है ना। आइए कुछ और अचीवमेंट की तरफ चलते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स पहले ऐसे थे ना जिनके एटॉमिक मास गलत थे, उसको सुधारा था मेंडलीव ने। तो मेंडलीव ऑल्सो करेक्टेड सम रॉन्ग एटॉमिक मासेस या इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस। कैसे करेक्ट, कैसे वो गलत थे, पहले उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। वो गलत थे तो कैसे थे, और मेंडलीव ने उसको सही किया भी तो कैसे किया। रादर देन खाली उसको याद कर ले वो सफिशिएंट नहीं है, समझना भी बहुत जरूरी है। आइए छठा पॉइंट लिखते हैं, 6 पॉइंट। पॉइंट नंबर 6, also corrected element ठीक है, छोड़ दो इसको, एलिमेंट ऐसा लिखो, वो यहां बताते हैं आपको। जैसे एक एलिमेंट है जिसका नाम है बेरिलियम। बेरिलियम की जो एटॉमिक मास थी पहले वो थी 13.5। कितनी थी? 13.5, ठीक है, पहले के टाइम पर। ये कैसे थी? क्योंकि मोलर मास निकालने का एक फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट। क्या? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, या इसको अपन एन फैक्टर बोलते हैं। जानते हैं आप एन फैक्टर ना? अरे बोलो, फायदा यहां मिलेगा अब आपको एन फैक्टर का, ठीक है। बेरिलियम का एन फैक्टर कितना होता है? बेरिलियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? सेकेंड ग्रुप नहीं पूछ रहा, मतलब ब्लॉक नहीं पूछ रहा, ग्रुप। सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है ना बेरिलियम। सोडियम फर्स्ट ग्रुप, बेरिलियम सेकेंड। तो सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। कितना होगा एन फैक्टर? 2। लेकिन पहले के टाइम पर उसका एन फैक्टर कितना लिया गया? 3। पहले के टाइम पर एन फैक्टर कितना लिया गया उसका? 3। इसलिए आंसर आया कितना? ठीक है, कितना लिया गया? 12.5 ना। कितना आया? 13, हाँ ठीक है, 13.5 27 का आधा, ठीक। तो 13.5। तो गलती कहाँ हो रही थी? यहाँ गलती हो रही थी। ये 3 की जगह कितनी होनी चाहिए? 2। इसको करेक्ट किया मेंडलीव ने। तो करेक्टेड ये इक्विवेलेंट मास है, फिक्स है। वो आया कितना भाई? 4.5 इंटू 2, ये 9 आ गया। तो आज भी बेरिलियम की जो एटॉमिक मास है वो कितनी है? 9 है। तो ऐसे सिर्फ बेरिलियम ही नहीं, और भी एलिमेंट्स थे जिसको मेंडलीव ने करेक्ट किया उसके एटॉमिक मास को, ठीक है। तो कौन कौन से थे वो यहां देख लीजिए। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स थे।
कितने एलिमेंट्स को करेक्ट किया था मेंडलीव ने? टोटल 5। कौन कौन से? यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। सही बात। कहाँ पे? वो गलत लिया ना, वैलेंसी पता नहीं थी लोगों की। बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, पता नहीं रही होगी। एटॉमिक मास पहले मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला जाता था, ठीक है? तो हम मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे उन चीज़ों को अच्छे से। ऐसा नहीं है कि जितने भी एलिमेंट हैं सबके एटॉमिक मास इसी फार्मूले से निकाले गए हैं, समझ रहे हो? हाँ। ये यहाँ पे देखा गया कि वैलेंसी गलत था, इसलिए ये फार्मूला यूज़ किया गया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में सबके एटॉमिक मास इसी फार्मूले से निकाला गया। तब तो सबका ये वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ, ये इन्हीं के इसमें ग्लिच देखा गया, फिर सबको चेक किया गया, सबको सुधारा गया, ठीक है? अब आपको ये याद होना चाहिए, है ना? इसको आप याद रखिए इसको अच्छे से। इसका नाम क्या है भाई? यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है? नोट कर लिया? ठीक है? ठीक। आप चाहें तो इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जैसे एक ईमानदार इंसान है, वो क्या करता है? वो कभी चोरी नहीं करता, समझ रहे हो? लेकिन जिसका ईमान खराब है उसको अपन क्या बोलते हैं? बेईमान। क्या बोलते हैं? बेईमान। तो बेईमान जो होता है वो क्या करता है? चोरी करता है। बेईमान इंसान क्या है? चोरी करेगा। किसकी चोरी करेगा? जो मूल्यवान वस्तु है। मूल्यवान वस्तु क्या है? गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक? तो देखो, यू बेईमान इंसान, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, ठीक है? तो यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। इस तरह तुम याद रख सकते हो इसको, ठीक है? क्लियर? ठीक है? ऐसे भी तुम चाहो तो याद रख सकते हो, है ना? ठीक है? यू बेईमान इंसान इन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, ठीक है? तो तुम जैसे भी बना सकते, है ना? ठीक है? क्लियर? तो ये मत बोल देना यू बेईमान इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, नहीं बोलना भाई। इंडिया क्यों? यू बेईमान इंसान इन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, या यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, मेंडलीव की दूसरी अचीवमेंट पर चलते हैं। मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट को पहले से प्रेडिक्ट करके रखा था, मतलब कुछ एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन पहले से कर रखी थी उसने। मतलब मान के चलो कुछ एलिमेंट्स उसके पास पहले से थे, उनकी संख्या कितनी है? 63। लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स सोच रहा था वो काश होते, लेकिन उस समय थे नहीं। तो उनके लिए मेंडलीव ने क्या है, कुछ गैप्स को भी छोड़कर रखा था। तो मेंडलीव ऑल्सो लेफ्ट सम वैकेंट स्पेसेस फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स, कि जब कभी ये एलिमेंट्स आएंगे फ्यूचर में, अगर उनकी प्रॉपर्टी मेरे एलिमेंट से मैच कर गए तो मेरे एलिमेंट के जस्ट नीचे ही आ जाएंगे वो, क्योंकि सेम ग्रुप में प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। तो जैसे मान लो मेंडलीव के टाइम पर एक एलिमेंट था, उसका नाम था सिलिकॉन, ठीक? सिलिकॉन के नीचे मेंडलीव ने क्या कर दिया? चुपके से एक जगह छोड़ दी कि चलो भविष्य में कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करेगी, तो वो यहीं रख देना। अच्छा, उसकी प्रिडिक्शन एकदम सही साबित हुई। भविष्य में एक एलिमेंट आया, उसका नाम था जर्मेनियम, और जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टी थी वो सिलिकॉन से मैच कर गई। दोनों ही क्या है? मेटलॉइड है। तो जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर में, दोनों की प्रॉपर्टी मैच कर गई एक दूसरे से, तो उसको जर्मेनियम को सिलिकॉन के ही कॉलम में रख दिया गया, सिलिकॉन के ही ग्रुप में रख दिया गया। तो ऐसा क्यों सोच पा रहा था वो? क्योंकि वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहा था। जिसकी एटॉमिक मास कम पहले उसको रखूंगा, जिसकी एटॉमिक मास ज़्यादा बाद में उसको रखूंगा।
तो मेंडलीव एक्चुअली अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस सो एज टू डू, है ना, कि उसको ये चीजें ग्लिच नजर आ रही थी कि यहाँ पे ये एटॉमिक मास फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई तो आएगा जो उसको फुलफिल करेगा, समझ रहे हो। तो उस तरह से उसने कुछ एलिमेंट की प्रिडिक्शन करी थी और ऐसा ही हुआ, उसकी प्रिडिक्शन सक्सेसफुल हुई। भविष्य में ऐसे एलिमेंट आए जिनकी प्रॉपर्टी उनके ही ऊपर वाले एलिमेंट से मैच करी, तो उनको उसी के ही ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट नंबर 7, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक है। ठीक है, ही लेफ्ट सम गैप्स। ठीक है, फॉर प्रिडिक्शन ऑफ या फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स। फ्यूचर एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर ना। कुछ गैप्स छोड़ रखे थे भविष्य के कुछ एलिमेंट के लिए जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी उनके ऊपर वाले एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इन द ग्रुप। कौन कौन से ऐसे थे वो देखें जरा ध्यान से। ठीक है, देखो ग्रीक वर्ड में जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं ईका। क्या बोलते हैं? ईका। तो ईका का मतलब क्या होता है? बिलो। ईका का मतलब क्या होता है? बिलो। तो ईका सिलिकॉन, बात समझ में आ रही? ईका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के नीचे। एल्यूमिनियम, ईका बोरॉन, ईका बोरॉन, मैंगनीज, तो मैं ऐसे एरो लगा देता हूं जिससे आपको समझ में आए इनकी प्रॉपर्टी उससे रिजेंबल करी। ठीक है, और इस चीज़ को बताने के लिए मैं ऐसे एक बॉक्स बना देता हूं ताकि आपको एक गैप वाली फीलिंग आए कि हाँ ऐसा गैप छोड़ रखा था मेंडलीव ने। ठीक है, ऐसे ही एक गैप छोड़ रखा था मेंडलीव ने। तो भविष्य में एक ऐसा एलिमेंट आता है जिसका नाम जर्मेनियम होता है, उसको उसकी प्रॉपर्टीज से मैच करती, तो उसको उसके ही ग्रुप में रख दिया गया क्योंकि सेम ग्रुप में सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, है ना। एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, है ना, बोरॉन, स्कैंडियम। ठीक है, अब बोरॉन वाले फैमिली में कोई रहा होगा जिसकी प्रॉपर्टीज से मैच कर गई होगी, इसलिए वो उस ग्रुप में आ गया, बोरॉन स्कैंडियम। अच्छा, इसका नाम किसी ने देखा है? अरे तो बहुत पता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, है ना, हाँ, टिकट कलेक्टर। इसका नाम है टेक्नीशियम। क्या नाम है सर? वो टेक्नीशियन, क्या टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, है ना, टेक्नीशियम, हाँ बिलो। ठीक है, ये है स्कैंडियम। बाकी ये तो मालूम है, चलो इसको बता देते, गैलियम। ठीक है, जर्मेनियम।
पता है, तीन दोस्त थे, तीन दोस्त थे, है ना, ठीक है। एक का नाम था गीता, गीता, है ना, एक का नाम था सीता। सर ये दोनों का वास्तविक जो कुछ परिचय है क्या सर? ये बहुत बार आता है आपके उसमें, है ना। कितना मतलब पावन नाम है यार, है ना, ये नाम लेना चाहिए हमेशा, सीता गीता, ठीक है। तो एक सीता और एक गीता, और एक तीसरी जो दोस्त थी उसका नाम था नम्रता। क्या नाम था? नम्रता बोला मैंने भाई, है ना, आगे के कुछ शब्द लेटर नहीं बोला मैंने, खाली नम्रता, ठीक है ना। तो नम्रता ने अपने पापा से क्या बोला? नम्रता ने अपने पापा से क्या बोला कि पापा देखो मेरा 12th तो हो गया है, मेरे को ना ये एग्रीकल्चर वगैरह ये सब में नहीं जाना है ना, ठीक है। क्योंकि उसकी जो दोस्त थी ना दोनों, सीता गीता, ये साइंस साइड में जा रही थी। कहाँ जा रही थी? साइंस साइड में, ठीक है। ये बोलती कि पापा मेरे को बीटेक करना है, आगे एमटेक करना है, मेरे को पापा ये बीएससी ओसी में इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है। तो वही बताने की कोशिश कर रही है नम्रता। नम्रता क्या बोल रही है कि पापा सीता और गीता, सीता गीता, ठीक, से अलग मतलब डिफरेंट, सीता गीता से अलग, सीता से गीता अलग मतलब देखा अलग, है ना। सीता गीता, सीता एसआई गीता, सीता गीता से अलग। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी नहीं नहीं नहीं, बीएससी नहीं करेंगे, क्योंकि वही सीता गीता भी कर रही है, बीएससी नहीं, एमटेक, ठीक, एमटेक, ये एम टेक्नीशियम टेक, ठीक है। तो सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं, एमटेक, ठीक है। क्लियर हो गया? याद हो गया? सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं, एमटेक। क्या? अब याद होना चाहिए। अब एकदम घोल के पिला दे रहा हूं फिर भी तुमको याद नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? अब वो याद नहीं रहता, इसीलिए तो ऐसी चीजें लानी पड़ रही है मुझे ताकि याद रखो। क्या बात कर रहे हो? याद कहाँ रहता है भाई? हाँ, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, याद करवाना पड़ता है। नम्रता ने ही तो अडॉप्ट किया इस चीज को कि सीता गीता से अलग हमें कुछ करना है, बीएससी नहीं करना है, एमटेक करना है। तो एमटेक कैसे करेगी? बीटेक करके करेगी ना। तो मतलब तीनों दोस्त थे, लेकिन सीता गीता बीएससी करना चली गई और नम्रता बीएससी नहीं करेगी, ऐसा वो कह रही है, ठीक है। नम्रता की भावनाओं को समझो तुम। हाँ, ठीक है। फील नम्रता's फीलिंग। नम्रता doesn't want to pursue BSc, ठीक है, neither agriculture neither science, wants to pursue what? Neil wants to pursue MTech directly, BTech के बाद, ठीक है। चलो, इसका नाम क्या है? हाँ, टेक्नीटियम नहीं, टेक्नीशियम। चले आगे। तो भाई ये है सारे अचीवमेंट्स उनके, है ना, ठीक है। ये 7 अचीवमेंट्स हैं। अब ये सातों अचीवमेंट्स को, है ना, एक बार 1 मिनट का समय देता हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर इनके हम ड्रॉबैक्स की चर्चा करेंगे। इनके जो ड्रॉबैक्स हैं इनके अचीवमेंट से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए, हो गया? चलें वापस? आ जाओ ग्राउंड स्टेट में, वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाइए एक्साइटेड से। नेक्स्ट हेडिंग डालना, वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इधर यू कैन से ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो लिखिए डीमेरिट्स,
हो गया भैया, चलें चलें आगे, हो गया, डन। चलिए, सबसे पहली जो ड्रॉबैक है जो आपको समझनी है वो यही है कि हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिस्कस्ड। अच्छा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो होता है 1, ड्यूटेरियम का होता है 2, ट्रिटियम का होता है 3। तो उनके मास में भी फर्क है। तो जब एलिमेंट्स को अरेंज ही कर रहे हो एटॉमिक मास के हिसाब से, तो पहले प्रोटियम आना चाहिए, फिर ड्यूटेरियम आना चाहिए, फिर उस हिसाब से ट्रिटियम आना चाहिए, क्योंकि उनके एटॉमिक मास में भी अंतर है, लेकिन उसकी तो कोई जिक्र ही नहीं हुई। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट फिक्स्ड, है ना, लिखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आइसोटोप्स। अच्छा, कोई बताएगा आइसोटोप्स क्या होता है? Isotopes are the group of same atoms having same atomic number but different mass number. Atomic masses अलग अलग होती हैं उनकी, ठीक है। Position of hydrogen and isotopes were not fixed. Were not fixed. उसको फिक्स नहीं रखा गया, ठीक है। आगे बढ़ें, क्लियर। अगली बात, ठीक है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अगर कोई चीज पीरियोडिक फंक्शन जो बोल रहे हो आप, वो किस वजह से हो रहा है, उसकी कॉज क्या है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, नॉट एक्सप्लेन्ड। ठीक है। तीसरी बात, कुछ एक जैसे एलिमेंट थे। मुझे एक बात बताइए, जो एक जैसे एलिमेंट है उनको एक ही ग्रुप में होना चाहिए या अलग अलग ग्रुप में होना चाहिए? एक ही ग्रुप में होना चाहिए, लेकिन इसमें अलग ग्रुप में हो गए तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो लाइक एलिमेंट्स शुड बी, लाइक एलिमेंट्स का मतलब समझते हो, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, है ना। लाइक एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप बट प्लेस्ड इन ठीक है। आइए इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसा एग्जांपल में देखिए, जो गोल्ड है, गोल्ड 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 जो है वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में प्लेस है फर्स्ट बी में। कहां पे? बी, क्योंकि डी ब्लॉक का मेंबर है तो बी ही होगा। ए का एस का होता या पी का होता तो ए होता, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें प्लेटिनम, प्लेटिनम अभी आपने देखा 8th वाले ग्रुप में था, प्लेटिनम ऑस्मियम के बगल में था, तो ये कौन सा ग्रुप था? 8th। बताइए कितना फासला है दोनों में। इसके लिए मैंने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी बना दिया यहाँ पे, देख लो, है ना, वो दिखाने के लिए कि भाई देखो पास पास होने चाहिए यार, इनको दूर दूर कर दिया इतना, है ना। इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी है, और भी कोई है? यही है यार, और कोई नहीं है। हाँ, दोनों को एक में ही होना चाहिए, चाहे दोनों को इसमें डाल दिए होते। हाँ, सेम ग्रुप, एलिमेंट सेम ग्रुप, तो ये सेम ग्रुप कहाँ है? अलग अलग ग्रुप है ना। हाँ, तो वही तो ड्रॉबैक्स है भाई, जो कह रहे हो उस पर भी एक बात अमल नहीं हो पाई तो ड्रॉबैक में गया ना फिर वो, तब ये तो फेलियर हुआ ना। फिर कहा कि ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम होती हैं, अलग अलग ग्रुप में प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग ग्रुप है लेकिन प्रॉपर्टी तब भी सेम है, तो यही तो एक्सेप्शन हुआ, ड्रॉबैक हुआ। क्लियर?
क्लियर? ऐसे कुछ अनलाइक एलिमेंट्स थे, उसको सेम ग्रुप में डाल दिया, मतलब खिचड़ी बन गई पूरी, है ना? आओ उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सम कुछ अनलाइक एलिमेंट जो है वो एक ही ग्रुप में आ गए, उनको होना था अलग अलग ग्रुप में, होना चाहिए था। डन? आइए जरा देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है ना, इसमें लेते हैं हम फर्स्ट ए फर्स्ट बी। तो इसमें देखिए, इसमें आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अच्छा पता है, इसको हम कॉइनेज मेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल। मतलब इनके सिक्के बनते हैं, है ना, कॉइनेज मेटल्स। ये पूछा भी गया हुआ है एग्जाम में। कॉइनेज मेटल्स पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 3 है सिर्फ, 3 है सिर्फ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, कॉइनेज मेटल जिसके सिक्के बनते हैं, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, जस्ते के सिक्के, कॉपर के, कॉइन, कॉइन। ठीक है, क्लियर है? कॉपर। ठीक है, आ जाओ। अब यहां पे कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब आप बताइए, ठीक है, सोडियम के साथ कॉपर को रख दिया, पोटेशियम के साथ इसको रख दिया, है ना? तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, प्लेस्ड विथ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इन फर्स्ट ग्रुप। हो गया? डन? ठीक है, ठीक है। ठीक है, डन। अरे इसी का है, इसी के पॉइंट्स है ना, अलग अलग ग्रुप में होना चाहिए इनको। सही बात? इसको सेम ग्रुप में होना चाहिए था क्या? अलग अलग ग्रुप में होना चाहिए था ना, इसको सेम ग्रुप में डाल दिया। भाई अगर ये फर्स्ट में था तो कॉपर सिल्वर को सेकंड में डालना चाहिए था या थर्ड में डालना चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ठीक है, ग्रुप में सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, चलिए पांचवें ड्रॉबैक की तरफ चलते हैं। मुझे बताइए, किसी का एटॉमिक मास 40 है, किसी की एटॉमिक मास 39 है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पहले किसे रखना चाहिए? 39 को। बाद में किसको रखना चाहिए? बस यही गड़बड़ कर दिया मेंडलीव ने, पहले 40 को रख दिया, बाद में 39 को रखा, है ना। ऐसे कुछ धांधली कर दिया, कुछ स्कैम हो गया ऐसे, है ना। ठीक है, और गलती उनकी भी नहीं थी, उस समय तो नोबल गैस था नहीं, समझ रहे हो। जब नोबल गैस आया तब ये सारी चीजें इश्यूज आ गई, है ना। ठीक है, आइए जरा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम एनोमलस पेयर्स। कुछ ऐसे पेयर्स थे जिनमें गड़बड़ी थी, मतलब पहले जिसकी एटॉमिक मास कम है उसे रखना चाहिए, लेकिन जिसकी एटॉमिक मास ज्यादा थी उसे पहले प्लेस कर दिया गया, उसको पहले अरेंज किया गया।
ठीक है, तो उसको कौन से पेयर्स नाम दिए गए? एनोमलस पेयर्स, कि मतलब ये थोड़े से विषम पेयर्स हैं, डिफरेंट पेयर्स हैं, एक्सेप्शंस पेयर्स हैं। ये उनकी खुद की थ्योरी को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो लिखो जरा 6 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट 4 नहीं 5 ना, आओ 5। हाँ, कुछ ऐसे एनोमलस पेयर्स थे जो उनके खुद की पोस्टुलेट को, उनके खुद की जो थेसिस थी उनको भी वायलेट कर रहे थे। ठीक है, थ्योरी को वायलेट कर रहे थे। ठीक है, इस पहले सही कर लेना, वायलेट्स। ठीक है, आइए जरा कौन कौन सी थ्योरी, कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं उनको देखते हैं। जैसे देखिए जरा ध्यान से, मुझे आप बताओगे इस एलिमेंट का क्या नाम है? आर्सेनिक है, ये एस होता है आर्सेनिक। तब मैं लिख देता हूं फिर जब कंफ्यूजन है तो। इसको आर्गॉन कहते हैं, ये बल्ब फिलामेंट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आर्गॉन। ये बताओ क्या है? पोटेशियम। ठीक है, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इसका एटॉमिक मास होता है 40। इसका एटॉमिक मास होता है 39। सर ऊपर क्यों लिखे हैं, नीचे भी लिख सकते? नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 40, इसका 39। होना क्या चाहिए था? 39 को पहले लिखना चाहिए था, आर्गॉन को बाद में, बट मेंडलीव के टाइम पे आर्गॉन था ही नहीं, क्योंकि नोबल गैस वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट मोमेंट। ठीक है, ये 1890 के आसपास आया, मतलब उसके पहले आया है, और नोबल गैस डिस्कवर्ड हुआ 1894 से 1900 के बीच में। 1894 से 1900 के बीच में नोबल गैस डिस्कवर्ड हुए भाई विलियम राम से। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उसको अरेंज कर दिया उसने, लेकिन मेंडलीव के लॉ में नोबल गैस नहीं थे। क्लियर है? तो होना ये चाहिए था, ये वाला पहले, ये वाला बाद में होना चाहिए था। ठीक है, तो ये पेयर्स कैसे हैं? एनोमलस पेयर्स हैं। तो इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। क्या अकेले यही हैं? नहीं, और भी हैं, वो देखते हैं। तो ऐसे मैं आपको पेयर्स बताता हूं। ठीक है भैया, क्लियर? हाँ, टेलुरियम, आयोडीन, ध्यान रखना इसके पहले भी आई था, वो इंडियम था, या आयोडीन है। ठीक है, और किसका नाम आप जानना चाहते हैं? पीए, प्रोटेक्टिनियम। प्रोटेक्टिनियम। टीएच का मतलब क्या है? थोरियम। थोरियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। कोबाल्ट, निकल, और बोलो टेलुरियम ही तो जानती हो। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था ना, आयोडीन को पहले होना चाहिए था, टेलुरियम को बाद में होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया है ना। ये 127, ये 127.5 होता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट लिख देता हूं मैं। इसका 127.5, ये 127 होता है,
232, 231, कोबाल्ट 58.5, 57 के आसपास, ये इसके एटॉमिक मासेस हैं। ठीक है, याद होनी चाहिए ये सब। हाँ, एटॉमिक मास बुक में, हाँ, मोल कंसेप्ट, पहला चैप्टर, मोल कंसेप्ट। हाँ, अच्छा, फिर पता है तुमको कोक का सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन था? कोक, कोका कोला कौन था, बताए? बात मालूम है? मिस्टर परफेक्शनिस्ट कौन था? आमिर खान। सबसे पहला जो ब्रांड एम्बेसडर कोक का था वो था आमिर खान, समझ रहे हो? सबसे पहला जो ब्रांड एम्बेसडर था कोक का, कोका कोला का, वो आमिर खान था। उसमें आप लोग लॉन्च नहीं हुए थे उस समय, आप लोग नहीं थे, बहुत पुरानी बात है ना? शुरू से 1995 के आसपास, 1996 के आसपास की बात है। लोग देखकर थक चुके हैं अभी उसको, अभी लोग नहीं देखना चाहते कि भाई तुम कोक का ऐड करो, वो बोले कि भाई छोड़ दो मेरे को। तो लोग अपनी पीड़ा आमिर खान से बता रहे हैं, अपनी तकलीफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो यार आमिर भाई, आमिर खान है ना, उसको बता रहे आमिर खान, तेरी इच्छा भाई, तेरी जो इच्छा वो कर। आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी ही सही पर कोक नहीं। ठीक है, तो इस तरह याद रख सकते हो इसको। आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी ही सही बट कोक नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? पीड़ा समझ रहे हो? आम जनता की पीड़ा है भाई ये। देखो अभी देखो, आमिर खान नहीं ऐड करता कोक का, मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, क्लियर? क्या नहीं, सच में एम्बेसडर था भाई, आप बस गूगल पे डालना जाके। बट ऐसा नहीं है, ऐसा निमोनिका या तो छोड़ दिया, ये तो भाई वो तो छोड़ा कुछ दूसरे पर्पज से, है ना? महात्मा गांधी कम मिले होंगे उसको। ठीक है, देखो, आइदर यू लव महात्मा गांधी और हेट, बट यू कांट इग्नोर महात्मा गांधी। हाँ, आयोडियम लिखा हुआ है क्या? आयोडीन है। ठीक है भाई, लिख लिया? आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी ही सही बट कोक नहीं। ठीक है, योर चॉइस। कैसे हो? सही चल रहा है सब? हाँ सर, IUPAC की अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। मन लग रहा है अभी? डन। सबसे लास्ट ड्रॉबैक तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं इसके अचीवमेंट फीके पड़ गए ड्रॉबैक के सामने। इसका लास्ट ड्रॉबैक ये है कि मुझे एक बात नहीं इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये एफ ब्लॉक की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। क्या उसको सच में फालतू ब्लॉक मान लिया गया? सच में कहां चर्चा हो रही है उसकी कोई? तो अब ये पूछा जा रहा है सवाल कि ये जो एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स हैं और एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है, ये कहां रखे गए? प्लीज मुझे बता दीजिए कृपया करके, उसको कहां रखा गया है ना? तो वो भी एक ड्रॉबैक है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो लिखिए सबसे लास्ट ड्रॉबैक, है ना, लैंथेनाइड्स लिख देता हूं मैं। सबसे लास्ट ड्रॉबैक यही है। पोजीशन ऑफ lanthanides and actinides were not fixed। ठीक है,
ठीक है। तो पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वर नॉट फिक्स्ड वेदर दे प्लेस्ड इन थर्ड बी और थर्ड ए। फोर्थ बी क्यों, थर्ड ए। थर्ड बी या फिर थर्ड ए। फोर्थ बी को थर्ड ए करिएगा, थर्ड बी और थर्ड ए। तो बताइए इतने सारे ड्रॉबैक अगर आ गए तो फिर कदम आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? कदम उठ जाने चाहिए सर। हाँ, लेकिन आपको पता है नोबेल प्राइज भी मिली इनको, नोबेल प्राइज मिल गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट करने का। सोचो, बहुत थे, सही बात है। इनको मिल गया क्योंकि इन्होंने अरेंजमेंट सही तरीके से किया, अरेंजमेंट सही तरीके से किया, प्रिडिक्शन सही थे, कुछ अचीवमेंट काम के थे, वो अभी भी वही हैं। तो अगले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले, ठीक है। तो हेनरी मोसले, ठीक है, हाँ। तो उन्होंने अपना एक नया लॉ दिया जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मोसले जो वैज्ञानिक था वो एक्सरे के एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा जाना जाता था। एक्सरेज, एक्सरेज क्या होती हैं? हाँ बिल्कुल सही, जो बॉडी के अंदर की चीज़ों को अपने को दिखाती है स्कैन करके, है ना, ठीक है, बढ़िया। एक्सरेज जो होती हैं वो ईएम वेव्स होती हैं। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कॉस्मिक रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, यानी कि हम तुमको देख रहे हैं, तुम हमें देख रहे हो, ये भी क्या है, एक ईएम वेव ही है जिसको अपन विजिबल रेज कहते हैं, विवग्योर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, है ना, रेडियो वेव्स, है ना। ये सारे नाम मैंने बोले हैं, ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्लियर ना। अब इनमें जो एक्सरे होती है उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या है, कॉस्मिक किरणों की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर गामा रेज की होती है, फिर आता है एक्सरे, देन आता है अल्ट्रावायलेट, देन आता है विजिबल, देन आता है इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स, तब आता है रेडियो वेव्स। ये है ऑर्डर है एनर्जी का। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास है, रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स, इसलिए वो आपके बॉडी को बहुत हार्म नहीं करते, समझ रहे हो, क्योंकि उसके वेवलेंथ ज़्यादा है, एनर्जी कम है। वेवलेंथ ज़्यादा का मतलब क्या है, थोड़ा दूर भी आप रहोगे तो भी आपको सुनाई देगा, समझ रहे हो, ठीक है। एक्सरेज वगैरह का क्या है कि आप दूर रहोगे तो काम नहीं करेगा, पास होना चाहिए, इसीलिए सीटी स्कैन वगैरह होती है तो उस मशीन के अंदर आपको डालना पड़ता है, समझ रहे हो, क्योंकि दूर रहोगे तो फिर वैसे काम नहीं करेगा वो, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है देन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम। वेवलेंथ मीन्स क्या होता है, वेवलेंथ क्या हुआ, वेव की लंबाई, जो साइनसोइडल वेव होती है प्लस फिर माइनस, समझ रहे हो, प्लस माइनस, ये पूरा एक वेव हुआ, ठीक है। अगर सिर्फ प्लस को लोगे, सिर्फ माइनस को लोगे तो वो क्या होगा, हाफ वेव होगा। तो पूरा प्लस से होते हुए कंप्लीट साइकिल जाओ, वो एक कंप्लीट वेव कहलाएगा। उस कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ। अब एक्चुअली है तो वो लेंथ ही, अब जितना दूर चले जाओगे तो वेवलेंथ कम होती चली जाएगी, मतलब सॉरी बढ़ती चली जाएगी वेवलेंथ, दूर होते जाओगे एनर्जी घटती चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, एक्सरेज की वो एक्सरेज के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कौन, मोसले। इलेक्ट्रॉन, है ना, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा रहे थे वो, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की हाई स्पीड बम्बार्डमेंट करा रहे थे वो, और ड्यूरिंग दैट बम्बार्डमेंट रेज निकल कर आई, कौन सी रेज, एक्सरेज। वो जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, एटॉमिक नंबर के। किसके प्रोपोर्शनल थी, डायरेक्टली एटॉमिक नंबर के, मतलब जिसके एटॉमिक नंबर जितनी ज्यादा उसकी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा। जैसे सोडियम मेटल के ऊपर जब उन्होंने एक्सरे को देखा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आई वो कम थी एल्यूमिनियम के मेटल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर क्या होती है, सोडियम से ज्यादा। मतलब एल्यूमिनियम के मेटल के ऊपर जब उन्होंने एक्सरे को देखा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिली एज कंपेयर टू सोडियम। तो इस तरह से डिफरेंट मेटल्स पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया तो उनको एक ही चीज प्राप्त हुई वहां से कि मेटल की एटॉमिक नंबर बढ़ती जा रही है तो
तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो प्लेसमेंट हुआ है पीरियोडिक फंक्शन का एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए एटॉमिक नंबर के हिसाब से होना चाहिए। सर ये एटॉमिक नंबर किस चिड़िया का नाम है? ये वो चिड़िया है जो पहले से थी हमारे पास, ठीक है, इसको नया इजाद नहीं किया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ये सब चीज़ पहले से पता थी लोगों को, एटॉमिक मास, ठीक है, ये बाद में आया ये सब, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर पे आ गया तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मास खत्म हो गया अब यहाँ पे, एटॉमिक नंबर आ गया, ठीक है। वो नंबर कैसे आया? फ्रीक्वेंसी और मेटल की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में एक रिलेशन आया जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। इसको फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं जिसको मोसले लॉ कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, उस टाइम पर क्या है, ये तकरीबन 19वीं सेंचुरी के आसपास ये लॉ आया था। कौन सा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तब तक तो नोबल गैस भी डिस्कवर्ड हो चुके थे, तो नोबल गैस भी आ गया था। तब उसको क्या किया जाए, उसके लिए फिर 9th ग्रुप बनाया गया। 8 ग्रुप तक तो मेंडलीव ही था, 9th ग्रुप बनाया गया किसके लिए? उन इनर्ट गैसेस के लिए। समझ रहे मेरी बात? 9th ग्रुप, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डालना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न जिसको अपन मोसले लॉ भी कहते हैं, चलिए पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए आप लोग, क्या? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of all elements ठीक, एटॉमिक नंबर। इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म, एमपीटी। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया सेम टू सेम वही है, उतने ही पीरियड्स हैं, बस ग्रुप 8 बोला था उन्होंने, यहां एक और ग्रुप ऐड हो जाएगा, सब कुछ सेम है। हाँ, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट नहीं होगी, अरेंजमेंट किसके हिसाब से? एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो उसको क्या बोलते हैं ना, जो स्ट्रक्चर है वही यूज किया गया, ठीक है, क्लियर। बस एटॉमिक मास रिप्लेस बाय एटॉमिक नंबर and one separate group is actually attached, that is 9th group dedicated for noble gases, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं अपन, मोसले डिड एक्सपेरिमेंट, मोसले did an experiment where he bombarded high speed electron on metal surface। क्या पाया? एक्सरेज।
क्या पाया? एक्स रेज। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, फ्रीक्वेंसी को अपन ऐसे डिनोट करते हैं न्यू, कुछ इस तरह से न्यू, ठीक है, न्यू एटॉमिक नंबर। तो ये हमारा आया रिलेशन। अब इसी प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, कुछ ऐसा। ये है तुम्हारा फिजिक्स का मोस्टली लॉ, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। केमिस्ट्री में तो उतना नहीं है, फिजिक्स में फिलहाल इसके क्वेश्चंस आप करते हो। ठीक है, उसी के है ना सब। स्टेटमेंट का वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो। और A and B are mostly constants which you have been provided to in the question, है ना। क्लियर है? डन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला, देयर वर 9 वर्टिकल कॉलम्स। अच्छा, मेंडलीव में कितने थे? 8, यहां 9 है। ठीक है, क्लियर। इसके आगे ही है। ठीक, बाकी सब कुछ सेम है। 7 रोज। ठीक है, क्लियर ना। एलिमेंट्स अरेंज्ड according to their increasing atomic number। ठीक है, अगला बात, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि डिफरेंस इसी में आ रहा है, पहले में और आखिरी में। ठीक है, तो टोटल 9 ग्रुप्स हो गए
और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हो गए जिसको अपन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स तो अरेंज हो गए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई फिलहाल, एलिमेंट्स अरेंज हो गए। अब इन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस होना शुरू हुआ। ठीक है, जैसे वही है एसपीडीएफ वाली 1s2 2s2। ठीक है, तो उसमें कुछ साइंटिस्ट और भी ऐड हुए, जैसे बोहर, रेंज, वर्नर। ठीक है, बरी, बोहर, बरी, रेंज, वर्नर, है ना। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सभी IUPAC चले गए। इन्होंने बोला देखो साहब, ये कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है कि 1 से 7 तक दो सब ग्रुप डाल दिया गया है, क्योंकि सब कुछ स्ट्रक्चर तो वही था, बस वहाँ एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर आ गए थे, है ना। कि फर्स्ट से लेकर 7 तक सब ग्रुप्स हैं, उन सब ग्रुप्स में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के हिसाब से। 8वें में 9 एलिमेंट्स हैं, और जो हमारा 9th ग्रुप ऐड हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ऐसे क्यों नहीं करते कि जब टोटल 9 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में ही हम 2-2 करें, मतलब 9 2 जा 18। 1 का 2 सब ग्रुप करोगे, 2 का सब ग्रुप करोगे, 3 का 2 सब ग्रुप करोगे, अप टू 7 के 2 सब ग्रुप करने से अच्छा है ना 9 को ही हम डबल कर देते हैं। मतलब ऐसा मान के चलते हैं 9 ग्रुप है, सबके सब ग्रुप हैं, इसको 18 कर लेते हैं। तो 18 ग्रुप्स फिर उसको कर दिया गया। आया क्या? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये कैसे आ पाया, वो पॉइंट समझना। पहले क्यों नहीं हो पाया, अब क्यों हो रहा है? पहले ब्लॉक्स नहीं थे हमारे पास, हमने मात्र एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, बस हमें पता ही नहीं था उनमें से कितने एलिमेंट एस ब्लॉक वाले हैं, कितने एलिमेंट्स पी ब्लॉक के हैं, कितने एलिमेंट्स डी ब्लॉक के हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, क्लियर। तो ये सारे हमको कैटेगराइज हम करके रखे नहीं थे उनको, कि इतने एलिमेंट एस के होंगे, इतने पी के होंगे, इतने डी के होंगे। लेटर आफ्टर क्या हुआ कि बोहर, बरी, रेंज, वर्नर, इन सभी ने क्या है, हमें ब्लॉक केमिस्ट्री को समझाया कि भाई ये एलिमेंट जो हैं एस ब्लॉक के हैं, लास्ट में इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहे हैं, सबशेल की जानकारी मिली। बोहर की वजह से हमें पीरियड्स की इंफॉर्मेशन मिली, हमें ऑर्बिट्स की जानकारी मिली, है ना। बोहर, बरी, रेंज, वर्नर, इन सब की वजह से हमें कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी मिली कि हम सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं, जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं 1s2 2s2 2s2 3s2 वो वाला। तो हमें ब्लॉक केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो एलिमेंट है ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, इसके अंदर कौन कौन से सबशेल्स होंगे, ये किस पीरियड का है। उससे हमें पता चला कि भाई इनको ब्लॉक्स में ही डिवाइड करना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अभी ये ब्लॉक्स में है क्या? नहीं, अभी ये ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। हम बोल रहे हैं फर्स्ट ए फर्स्ट बी, आज क्या बोलते हैं हम? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब 2 ग्रुप हैं उसके अंदर, पी ब्लॉक का मतलब 6 ग्रुप्स हैं उसके अंदर। आज एक ब्लॉक के अंदर वो डिस्टिंग्विश हो गए। आज ये थोड़ा सा हमारे लिए और आसान हो गया है। आज हम किसी एलिमेंट को हम देखकर बोल देते हैं अरे यार ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज के पास होगा। क्यों? हम ग्रुप देखकर नहीं बोलते, हम बोलते हैं ब्लॉक देखकर कि कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो डेफिनेटली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी डी और एस से हाई होगी। तो सिर्फ एलिमेंट को पहचाना नहीं हमने, एलिमेंट को सिर्फ एक दूसरे से कंपेयर ही नहीं किया, हम आज ये भी समझ पा रहे हैं उसकी फिजिकल नेचर और दूसरों से कैसे भिन्न है, मतलब डिफरेंट है। समझ रहे हो? एक अगर मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम ये बता पा रहे हैं दूसरा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या उससे कम है। जैसे अल्कली मेटल में पोटेशियम को ले लीजिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम को ले लीजिए, बताइए दोनों में क्या प्रॉपर्टी है? बहुत सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज, दोनों मेटल हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लेकिन आज पता चला हमें कि दोनों में क्या एक प्रॉपर्टी कॉमन है, मतलब क्या डिफरेंस प्रॉपर्टी है कि जो सोडियम है, जो पोटेशियम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और वहीं पर जो कैल्शियम है वो थोड़ा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो पता क्या कैसे चला आपको? क्योंकि सोडियम कहाँ से आता है, पोटेशियम कहाँ से आता है? अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो इनको ब्लॉक केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया। तो करते 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 टोटल कितने हो गए हमारे पास? 18 ग्रुप्स हो गए, जिसमें पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप डेडिकेटेड फॉर एस ब्लॉक, थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक 12 डी ब्लॉक और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक। बात समझ में आ रही? तो ब्लॉक केमिस्ट्री के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। वो कौन सा पीरियोडिक टेबल है जो आज हम पढ़ते हैं? इस टाइप के पीरियोडिक टेबल को अपन क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
क्लियर, इसको अपन कल डिस्कस करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशंस लेकिन हमने आज दे दिया। ओके क्लियर है? यस, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।